इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के आए दिन खबरें बनती है। टीएन शेषन की याद इसलिए आ जाती है कि टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त बनते हैं उसके बाद चुनाव में पारदर्शिता जिस तरह से आई, जनता को पहली बार पता चला कि चुनाव आयोग भी होता है। पहले कहा जाता था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, लेकिन टीएन शेषन अपने भाषणों में अक्सर बोलते थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आज चुनाव आयोग क्या कहेगा? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जिनका झुकाव प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इसलिए होगा कि वो उन्होंने अपनी पसंद से नियुक्त किए हैं। टीएन शेषन के साथ ऐसा नहीं हुआ था और पहली बार पारदर्शिता किसे कहते हैं टीएन शेषन ने साबित किया। और चुनाव आयोग की अहमियत क्या है वो पहली बार जनता को पता चली और नेताओं में खलबली मची रहती थी। आज आखिर मोदी जी ये कह लेते हैं कि वो है तो सब कुछ मुमकिन है और चुनाव जीतने की गारंटी है, चुनाव जीतने की मशीन है। ये सब इलेक्शन कमिश्नर और ईवीएम की अपारदर्शिता, बार बार ईवीएम पर सवाल उठना और बार बार जनता के विश्वास पर कुठाराघात होना। बिहार में चुनाव है और सर चल रहा है। सर यानी मतदाता का पुनः परीक्षण, जिसमें आधार कार्ड को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को छोड़ा जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सारा सर कैंसिल कर दिया जाएगा। तब चुनाव आयोग को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। दूसरा सवाल ये उठा कि हरियाणा में एक 32 वोट से कैंडिडेट जीत जाता है, कैंडिडेट हाईकोर्ट जाता है, वह हाईकोर्ट में उस डाक मतपत्र की गणना की जाती है, की जाने का आदेश दिया जाता है। डाक मतपत्र हमेशा से पहले ही गिने जाते थे। मैं खुद चुनाव में मतगणना में शामिल रहा हूँ, ईवीएम से पहले और ईवीएम तक। ईवीएम की मतगणना तब तक आरंभ नहीं हो सकती जब तक डाक मतपत्र की गिनती पूरी नहीं हो जाती, उसकी रिपोर्ट नहीं चली जाती। इसके बाद ईवीएम खुलती है। हरियाणा में ऐसा क्यों कर हुआ तो इसके पीछे की साजिश का पता चल जाता है। फिर ईवीएम पर क्यों सवाल उठते रहे, फिर चुनाव आयोग की मंशा पर क्यों सवाल उठते रहे और चुनाव आयोग पीएम की मंशा पर क्यों बनाया जाता रहा। तो अपारदर्शिता का काम या नाम ही मुमकिन है कहा जाने लगा। आखिर लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। लोकतंत्र में हार जीत कोई मायना नहीं रखती, लोकतंत्र मायना रखता है। अगर लोकतंत्र में आप हार गए तो विपक्ष में बैठना होता है। ये नहीं होता कि आप येन केन प्रकारेण सीट बचाएं, आप येन केन प्रकारेण जीत हासिल करें। इसके लिए चुनाव आयोग अपनी मर्जी का हो, चुनाव आयोग सर लागू करेगा, चुनाव आयोग मतगणना में हेरफेर करेगा, चुनाव आयोग वोट परसेंटेज को 24 घंटे तक नहीं बता पाएगा, जबकि शाम 5 बजे का प्रतिशत पहुंचता है और रात किसी कारण से एक आध घंटा अगर चुनाव मतदान चल रहा है तो देर रात तक वो रिपोर्ट भी पहुंच जाती है। सुबह की हेडलाइन में जितनी परसेंटेज आती थी वो अंतिम हुआ करती थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ या इसके साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? इससे जाहिर होता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी हर चीज़ की गारंटी, वादे, फिर वादों की गारंटी। वादे 2 करोड़ नौकरी के वादा ही था, जुमला साबित हुआ। 15 लाख मतदाता की जेब में जाएंगे, जुमला साबित हुआ। ऐसे आपके कितने जुमले साबित हुए और हाल ही में फिर एक जुमला फेंक दिया गया बिहार चुनाव से पहले कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। अब सारे मीडिया कर्मी सिर नोच रहे हैं कि देश में 2 करोड़ का वादा किया था, पूरा नहीं किया। अब एक प्रदेश में ही 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं, जबकि वहाँ
इतनी नौकरियां ही नहीं होती। पहले संस्थान बनाने पड़ेंगे, पहले संस्था बनानी पड़ेगी। पुरानी संस्थाओं में इतने नौकरी दी ही नहीं जा सकती। और पुराने वादों का क्या होगा? नए नए वादे, फिर वादों की गारंटी, ये सब जनता देख रही है। और अब आप ये सब बातें कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है नारा उछाल दिया गया। फिर पता चला कि हम वादा करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, बहुत आसानी से लोगों की भावनाएं भड़का दी जाएगी। क्या आप लोगों को इतना मूर्ख मानते हैं कि आपके कहे से सब कुछ लोग मान लेंगे? स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं लगाए जा रहे, डीपीसी नहीं हो पा रही, ये सवाल कौन उठाएगा? जो सवाल उठाता है उस पर सीधा सवाल जड़ दिया जाता है। आप प्रेस के सामने नहीं आते, आप मीडिया को अपनी गोद में रख लेते हैं। ये सब कहते हैं कि ये मुमकिन है। चुनाव आयोग अब मजबूरन, जब जेन जी का आंदोलन नेपाल में घटित होता है, जैन जी श्रीलंका से होता हुआ बांग्लादेश, बांग्लादेश नेपाल, नेपाल के बाद लेह में जब हुआ, और इसके बाद अब पैरों नीचे की ज़मीन खिसकने लगी। परिणाम ये आया कि बिहार में अब मतगणना का फार्मूला बदला जाएगा, और जब तक डाक मतपत्र नहीं गिने जाएंगे तब तक ईवीएम का मतगणना आरंभ नहीं होगी। ये बीच में ऐसा क्यों हुआ? क्या मजबूरी हुई ऐसे करने की? जबकि शुरू में भी ये चल रहा था, तो बीच में मुमकिन करने का ये एक षड्यंत्र था जीतने का। कैसे जीता जाएगा? ईवीएम, चुनाव आयोग, सब कटघरे में खड़े हो गए। अब चुनाव आयोग मजबूरन पुरानी चीज़ों को लेकर के आ रहा है। ईवीएम पर सवाल न उठे इसके लिए उसने कोई प्रयास नहीं किए। विपक्ष बोलता रहे, विपक्ष पर ही सवाल जड़ दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं कि राजा जो चाहे उसकी संस्था करती है। इलेक्शन कमिश्नर राजा के अनुसार चल रहा है। विपक्ष या जनता ने भी सवाल उठाया तो उसका भी जवाब देना लोकतंत्र में जाहिर सी बात है। चुनाव आयोग जेब में। मोदी कार्यकाल में संस्थाओं की लोकतांत्रिकता में गिरावट लगातार आ रही है। और बीजेपी के बाद क्या बदला? जनता सिर्फ इतना देखती है, हिंदुओं का नारा, मुस्लिम का नारा, यही सब होता है। आप ये जान सकते हैं कि हिंदू कह देने से किसी जाति पर क्या फ़र्क पड़ेगा? लोग अगर इसे सोचें कि यहाँ जातियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, आपकी जाति में क्या सुधार हो जाएगा हिंदू कह देने मात्र से? हिंदू की रक्षा वो कैसे कर लेंगे? और फिर जाति की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। फिर जाति में भी गोत्र होते हैं, आप किसी गोत्र का भला कर सकते हैं, और अगर गोत्रों का ही भला करने लगे तो फिर देश का क्या होगा? देश समग्र रूप से होता है, जाति या धर्म से नहीं। ये देश विविध धर्मावलंबी है और लोकतंत्र की यही मांग है। संविधान में साफ साफ लिखा है, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग कह दिया गया तो इसमें सभी धर्मावलंबी होंगे। आप किसी को अनागरिक नहीं कर सकते, लेकिन अनागरिक करने की प्रक्रिया बिहार से आरंभ करी सर के द्वारा, और उसको पूरे भारत में लगाने का आप कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि मोदी जी मुमकिन करते हैं तो बीजेपी आने के बाद क्या मुमकिन हुआ है? क्या पटवारी घूस लिए बिना काम कर रहे हैं? तहसीलदार, एसडीएम, क्या थाने में? ये सब बहुत आसानी से संभव हो रहा है। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ सरकारें बदली, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है। नेपाल में सत्ता बदल दी जाती है, लेह में आवाज़ उठने लगी है, जेएनजी अब आवाज़ उठाने लगा है। दरअसल बराबर मीडिया कह रहा है कि जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, पीएम जनता से विमुख न हो। लेकिन मोदी जी हमेशा चुनावी मोड में रहते, संसद में नहीं। चुनावी सभा में आप बोलेंगे और भावनात्मक नारे
आप जनता के बीच में लगा सकते हैं। स्कूल बनाम मंदिर, विद्यालय बनाम मंदिर का सवाल आपने कभी नहीं किया, सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। मंदिरों में क्या फर्क आया बन रहे हैं। विद्यालयों का क्या हाल है, शिक्षक कितने हैं, आधे से कम, प्राचार्य विहीन। महाविद्यालय राजस्थान के बिना प्राचार्य के कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। महाविद्यालय में पढ़ाई कितनी होती है या परीक्षाएं लेने के वो संस्थान बन गए हैं, इस पर कौन विचार करेगा। कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रेस चुप, लोगों को डरा दिया जाएगा, लोग नहीं बोलेंगे, लोग चुप। सरकारी नौकर इसलिए नहीं बोलेगा, गोपीनाथन आईएएस होकर के जब इस्तीफा दे देते हैं कि मैं बिना बोले नहीं रह सकता, इसलिए इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा इसलिए स्वीकार नहीं किया गया कि इस्तीफा लेने के बाद, आज़ाद होने के बाद या आज़ादी से बोलेगा। आज वो बोल रहे हैं, तो बोलने वाले नौकरी की परवाह नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र बचा रहना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों से मोहब्बत नहीं की जाती, सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकारें चुनती है। अगर वो खरी नहीं उतरती तो दूसरे चुनावों में तो नीचे उतार दिया जाता है। आप वोट चोरी का नारा जो अब बुलंद हुआ है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा यूं ही नहीं आ गया। इलेक्शन कमिश्नर आपने अपनी जेब में रख लिया। इलेक्शन कमिश्नर विपक्ष की नहीं सुनता, आपकी मर्जी से आपके अनुकूल माहौल बनाता है सब कुछ कि आप जीत सके। ये चुनाव कमिश्नर का काम नहीं, टीएन शेषन को याद करने की ज़रूरत है। टीएन शेषन बार बार क्यों याद आ रहा है, हर किसी यूट्यूबर को आप सुनिए, टीएन शेषन उनकी ज़ुबान से निकल आता है कि एक वो था और एक ये है। इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, कैसे चुनाव करवाता है, विदेशों में इसकी धूम मचती थी, अब ये कहना और बोलना मुश्किल हो गया। इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक पक्ष की तरफ इस तरह से झुका हुआ है, वोट चोर गद्दी चोर के नारे। अब जनता ज़ेंजी लगाने लगे हैं, तो इसके पीछे की साजिश लोगों के समझ में आ रही है। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है, न कि किसी की बपोती होता है। जनता चुनेगी, लेकिन जनता किसको चुन रही है, कौन चुना जा रहा है, इस पर शक होना ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो ध्यान रहे कि जैन जी से जान शासक है। मोदी जी बड़े आत्मविश्वास से बोलते थे, वो आत्मविश्वास अब रसातल में पहुंच गया है। जैन जी से उनकी जान सांसद में आ गई है। जय हिंद, जय भारत।